आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करें। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले से लगभग 40 किलोमीटर दूर बसा एक छोटा गांव रामपुर कला। गांव बहुत खूबसूरत था। चारों तरफ हरियाली, बीच में एक बड़ी सी तलैया और किनारे एक ऊंचा बरगद का पेड़, जिसके नीचे हर शाम गांव वाले चौपाल जमाते। लेकिन इस गांव की सबसे बड़ी पहचान थी पुरानी ठाकुर हवेली। ये हवेली गांव के पश्चिमी कोने पर बनी थी। 2 मंजिला ये हवेली कभी राजा ठाकुर चंद्रपाल की थी, पर अब खंडहर बन चुकी थी। गांव वाले उस हवेली को भूतिया हवेली कहते थे। कोई वहां जाता नहीं था। दिन में भी अगर कोई उसके पास से गुजरता तो सिर झुकाकर आंखें फेर कर निकलता। बूढ़े लोग कहते थे, रात के तीसरे पहर वहां से औरत के रोने की आवाज आती है और कभी-कभी कोई औरत सफेद साड़ी में खिड़की से झांकती है। कई साल पहले इस हवेली में एक कामवाली लड़की रहती थी। नाम था चंदा। बहुत सीधी सादी, मेहनती, लेकिन बेहद खूबसूरत। ठाकुर साहब की पत्नी नहीं थी। और एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसे गांव वाले आज तक नहीं भूले। चंदा की लाश तालाब में तैरती मिली और ठाकुर ने दावा किया कि उसने खुदकुशी की। पर गांव वालों को पता था कि ये खुदकुशी नहीं, हत्या थी। कहते हैं ठाकुर ने उसकी इज्जत लूटने की कोशिश की और जब चंदा ने मना किया तो उसने मार दिया। उस रात से लेकर आज तक चंदा की आत्मा उस हवेली में भटक रही है, न्याय के लिए, बदले के लिए। गांव में नया मास्टर आया था, विजय सिंह। शहर से आया था, पढ़ा लिखा, तर्कवादी। उसने कहा, माई, ये सब अंधविश्वास है, भूत वूत कुछ नहीं होता, मैं जाकर हवेली में रात बिताऊंगा। गांव वालों ने बहुत मना किया, लेकिन वो नहीं माना। विजय रात 10 बजे अपनी टॉर्च और बैग लेकर हवेली पहुंचा। दरवाजा खुद ब खुद चरमराते हुए खुला। अंदर धूल, मकड़ी के जाले और एक सड़ांसी महक। रात होते होते चीजें अजीब होने लगीं। दीवार पर टंगी तस्वीरें हिलने लगीं। दरवाजे बिना हवा के खुद खुलने लगे और आधी रात को उसे किसी औरत की हंसी सुनाई दी। विजय ने जैसे ही मुड़कर देखा, सामने खड़ी थी एक सफेद साड़ी में औरत, जिसकी आंखों से खून बह रहा था। वो चिल्लाया, भागा। लेकिन अगली सुबह जब लोग देखने गए, विजय कहीं नहीं था। केवल उसकी टॉर्च पड़ी थी और दीवार पर खून से लिखा था, मुझे न्याय दो, वरना हर रात एक जान लूंगी। विजय के गायब होने के बाद गांव में डर फैल गया। विजय के अचानक गायब होने से पूरे गांव में डर फैल गया था। बच्चे रात को सो नहीं पा रहे थे, औरतें घर से बाहर नहीं निकलती और बूढ़े लोग भगवान की पूजा में लग गए। गांव के बुजुर्ग बाबा रमाशंकर ने कहा, ये आत्मा अब शांत नहीं होगी। ये बदला लेने आई है। एक एक करके सबको खत्म करेगी, जब तक ठाकुर का सच सबके सामने न आए। ठाकुर अब बूढ़ा हो गया था। उसका बेटा विजयपाल गांव का प्रधान था, घमंडी और निर्दयी। एक रात जब विजयपाल शराब पीकर घर लौटा तो उसे हवेली से किसी ने आवाज दी, आजा ठाकुर के बेटे, तेरा भी हिसाब बाकी है। उसने नजरअंदाज किया, लेकिन अगले दिन सुबह उसका गला कटा हुआ शव हवेली की सीढ़ियों पर मिला। अब तो पूरा गांव समझ गया, चंदा की आत्मा लौट आई है और अब वो किसी को नहीं छोड़ेगी। विजयपाल की मौत के बाद पूरा रामपुर कला गांव खौफ में जी रहा था। गांव के लोग अब शाम ढलते ही दरवाजे बंद कर लेते। चौपालें सूनी हो गई थीं। कोई बच्चा स्कूल नहीं जाता। औरतें मंदिरों में भजन गाने लगी और बुजुर्ग बार बार भगवान से एक ही सवाल करते, हे प्रभु, ये प्रलय कब रुकेगा? लेकिन अब गांव को लगने लगा था कि ये कोई आम आत्मा नहीं, ये है शापित बला, जिसे ना मंत्र रोक सकता है, न भगवान का नाम। गांव वालों ने मिलकर बाबा भीमदत्त ओझा को बुलाया। दूर दराज के गांवों में जिनका नाम था, कहते थे उन्होंने 7 भूतों को काबू किया था। बाबा भीमदत्त झाड़ फूंक, भस्म और मंत्र लेकर रात को हवेली में पहुंचे। आसमान में बादल गरजने लगे, हवेली के दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगे। बाबा ने हवन किया, मंत्र पढ़े और अपनी आंखें बंद कीं। तभी एक झटका लगा। बाबा की गर्दन पीछे की ओर झुक गई और उनके मुंह से खुद चंदा की आवाज आई, ये खेल तंत्र का नहीं, पाप और न्याय का है। जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद की, अब मैं उसकी बर्बादी बनूंगी। अगली सुबह बाबा का झुलसा हुआ शव मिला। उनकी आंखें खुली थीं और चेहरा ऐसा जैसे मरते वक्त कुछ ऐसा देखा हो जो इंसानी समझ से बाहर हो। नंदू काका की भविष्यवाणी। गांव का सबसे पुराना आदमी नंदू काका अचानक चौपाल में आया और बोला, ये अब और चुप नहीं रहूंगा। चंदा निर्दोष थी। ठाकुर ने उसकी इज्जत लूटी, फिर उसे कुएं में फेंक दिया और खुद कहा कि उसने आत्महत्या की। मैंने सब देखा था, लेकिन डर के मारे कुछ न कहा। गांव वालों के होश उड़ गए थे। बूढ़ा ठाकुर चंद्रपाल अब हवेली के पास की एक कोठरी में अकेला रहता था।
लोग उसे पकड़कर लाना चाहते थे, लेकिन कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन चंदा की आत्मा को अब सच की जरूरत नहीं थी, उसे तो अब सिर्फ बदला चाहिए था। कुछ साहसी युवकों ने तय किया कि अब बहुत हो गया। 4 लड़के सूरज, बिट्टू, इमरान और जग्गा रात को हवेली गए ताकि देख सकें कि क्या सच में वहां आत्मा है या कोई चाल। उन्होंने अपने मोबाइल कैमरे चालू किए और अंदर घुसे। भीतर घुसते ही तेज हवा चलने लगी, छत से उल्टे लटकते चमगादड़ निकले और सबसे डरावनी चीज, एक बच्ची की हंसी गूंजने लगी जो कभी चुप नहीं होती थी। फिर एक लड़के ने देखा, सीढ़ियों पर एक औरत बैठी थी, बिना चेहरा, सिर्फ आंखें जो टकटकी लगाए देख रही थी। अगली सुबह हवेली के बाहर केवल सूरज ही बाहर निकला। बाकी तीनों, बिट्टू, इमरान और जग्गा के शरीर बिना आंखों के हवेली के बाहर पड़े थे। सूरज अब गूंगा था, डर से उसकी आवाज चली गई थी। हवेली का रहस्य और चंदा का बदला दोनों ही अब सत्य बन चुके थे, जिसे कोई झुठला नहीं सकता था। अब गांव के लोग जान चुके थे, कोई नहीं बचेगा। बारी अब ठाकुर चंद्रपाल की थी। एक शाम तेज बारिश हो रही थी। गांव वालों ने देखा, हवेली की बालकनी पर चंदा की आत्मा खड़ी थी और ठाकुर चंद्रपाल नीचे उसके सामने खड़ा कांप रहा था। तभी हवेली में तेज हवा चली और हवा की लपटें उठीं। चंदा हवा में उड़ी, उसके लंबे बाल लहराने लगे, चेहरा खून से सना और आंखों में ज्वाला थी। उसने कहा, तेरा पाप अब तुझे निगलेगा ठाकुर। तूने मेरी जिंदगी छीनी, अब मैं तुझे मौत भी नहीं दूंगी, तुझे जिंदा ही सड़ा दूंगी। ठाकुर चंद्रपाल की आंखें बाहर निकल आईं और वो वहीं खड़ा खड़ा पत्थर बन गया। गांव वालों ने सोचा कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन जिस रात ठाकुर का अंतिम संस्कार हुआ, गांव के एक बच्चे ने स्कूल की दीवार पर लिखा देखा, खून से या छटपट, एक और पाप बाकी है। मैं फिर आऊंगी। अगला खेल शुरू होगा अमावस्या को। रामपुर कला गांव में अब सन्नाटा ही बसा था। हवेली के आसपास कोई परिंदा भी पर नहीं मारता। ठाकुर पत्थर बन चुका था, लेकिन चंदा की आत्मा की चेतावनी अब भी दीवारों पर खून से लिखी जा रही थी। अमावस्या की रात फिर आएगी और इस बार सिर्फ बदला नहीं, विनाश होगा। गांव के लोग हर रात पूजा पाठ में लगे रहते, लेकिन डर उनके खून में उतर चुका था। तभी गांव में एक अजनबी आया, पगला बाबा। लंबे जटाजूट, हाथ में खप्पर, आंखें बंद, लेकिन जैसे हर चीज जानता हो। वो बोला, इस आत्मा को शांति चाहिए, लेकिन उसका रास्ता बदले की आग से गुजरता है। और कोई है जो अब तक छुपा है, जो असली गुनहगार है। पगला बाबा ने गांव के एक कोने में खड़ी एक पुरानी औरत को देखकर कहा, तू भी शामिल थी चंदा की मौत में। तूने सच छिपाया, तूने उसके चिल्लाने पर मुंह फेर लिया। तू भी अपराधी है। वो औरत थी ठाकुर की बहन रुक्मिणी। रुक्मिणी कांपने लगी, वो रोने लगी और बोली, मुझे डर था कि अगर मैं बोलूंगी तो मेरा भी वही हाल होगा। मैंने चंदा को तड़पते देखा पर कुछ न किया, माफ कर दो। लेकिन तभी हवा में सनसनाहट हुई, एक साया ऊपर से नीचे कूदा और वो चंदा की आत्मा थी, आंखों से लपटे, मुंह से चीख। तेरे आंसू बहुत देर से आए हैं, अब तू भी वही महसूस करेगी जो मैंने उस रात किया था। रुक्मिणी की सांसें थम गईं, उसकी आंखें खुली रहीं, जैसे वो आखिरी बार कुछ डरावना देखकर मरी हो। अब गांव में बस एक ही उम्मीद बची, पगला बाबा। उसने कहा, माइनस चंदा की आत्मा की मुक्ति तभी संभव है जब ठाकुर की आत्मा, रुक्मिणी की आत्मा और हवेली के अंदर छिपा हुआ वो राज उजागर किया जाए जो अब तक बंद तहखाने में कैद है। बाबा ने गांव के 4 बहादुरों, सूरज, बिट्टू, शंभू और एक छोटी लड़की गोमती को साथ लिया और चले हवेली की ओर। हवेली के नीचे एक गुप्त तहखाना था, वहां चंदा की असली लाश दबी हुई थी। जब उन्होंने जमीन खोदी तो एक कंकाल निकला और उसी के साथ एक डायरी जिसमें ठाकुर की लिखाई थी, मैंने जो किया वो पाप था। पर रुक्मिणी भी शामिल थी और ओझा ने सलाह दी थी कि चंदा की आत्मा को जिंदा दफना दो ताकि वो कभी बाहर ना आए। लोग कांप गए। चंदा की आत्मा सामने आई, अब उसका चेहरा शांत था। वो बोली, अब तुमने सच जान लिया, मैं जा सकती हूँ। लेकिन जो लोग इस गांव के बच्चों पर अत्याचार करते हैं, मैं लौटूंगी उनके लिए। पगला बाबा ने हवन किया, राख उड़ाई और मंत्र पढ़े। चंदा की आत्मा धीरे धीरे धुएं में बदल गई। गांव में उजाला हुआ, पक्षी चहचहाने लगे, बच्चे खेलने लगे। लेकिन 1 हफ्ते बाद गांव की नई स्कूल टीचर जो बाहर से आई थी, एक दिन अकेले हवेली के सामने खड़ी मिली और मुस्कुराते हुए बोली, अब अगली कहानी शुरू होगी। उसकी आंखें लाल थीं और हवा में एक जानी पहचानी हंसी गूंजी। हा 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 हा,